नमस्कार दोस्तों आज हमारे हिंदू समाज में जैसा कि हम जानते हैं दो ही तरह के लोग मिलते हैं, एक ऊंचे लोग और एक नीचे लोग। ये दो तरह के लोग जो है दो वर्गों में बटे हुए हैं, यानी सवर्ण जाति और अवर्ण जाति। और फिर ये ऊंचे लोग जो कहलाते हैं वो तीन जातियों के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो नीची जाति के लोग हैं वो शूद्र वर्ण में आते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और आज वो SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी कहलाते हैं। दोस्तों ये जो बीमारी है ऊंच नीच की, ये हमारे देश में ऐसी बीमारी है जिसको कि यहाँ आए हुए आर्य लोगों ने फैलाया, और इसके कीटाणु जो है यानी इसके जो जीवाणु हैं वो इतने इन्फेक्शियस हैं कि पूरे समाज को और हजारों साल से इन्होंने जो है संक्रमित किया हुआ है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी जो है इन आर्य ब्राह्मणों ने यहाँ फैला दी और ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बना दी। अब इस जाति व्यवस्था में जो है जो ऊंचे लोग हैं वो तो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, सवर्ण लोग जो हैं, क्यों कि इस जाति व्यवस्था से उन्हें मान सम्मान मिलता है। लेकिन जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके लिए ये जाति जो है ये बड़ी हेय चीज़ है, क्योंकि इसके कारण जो उसे पग पग पर अपमान मिलता है। क्योंकि इनके जो धर्मशास्त्र हैं वो कह देते हैं कि पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। और फिर कह देते हैं सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य असगाव संता। विप्र हमेशा पूज्य, जो कुछ भी है यहाँ विप्रों का है, ब्राह्मणों का है। ये भूसुर हैं, महीसुर हैं, यानी सब कुछ है ये ब्राह्मण। इन्होंने मनुस्मृति लिख दी, इन्होंने तमाम धर्मशास्त्र लिख दिए और लिख दिया कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो जो है ढोल हुए, गंवार हुए, शूद्र हुए, पशु हुए, नारी हुए, ये सब जो एक कैटेगरी के लोग हैं और ये पिटने लायक ही हैं, सब पिटने के अधिकारी हैं और कोई इनका अधिकार नहीं है। दोस्तों ऊंची जाति और नीची जाति, नीची जाति के लोग जो है क्योंकि अपने को जो है इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि चाहे वो कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना ही विद्वान हो जाए, लेकिन उसे जात सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित किया जाता रहा है। गाली है एक तरह से। कुछ जो जातियां हैं शूद्र श्रेणी में, अंत्यज जातियों में, वो तो गाली हैं। उनको जो है पेशों के आधार पर बना दिया गया है और वो पेशों के आधार पर उनको पुकारोगे तो वो उनको ठीक गाली लगती है। तो इसलिए क्या है, ये जात इतनी बुराई की चीज़ है और जात इतनी अच्छाई की चीज़ है कि किसी को तो मान सम्मान देती है, किसी को जो जिंदगी भर अपमान और हीन यातनाएं देती है, जिंदगी भर यातनाएं देती है, उसको नीचा देखना पड़ता है, नीचा समझा जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है। उसे कोई अधिकार नहीं है, घोड़ी पर चढ़ने का उसे अधिकार नहीं, कुएं पर चढ़ने का उसे अधिकार नहीं, खाट पर बैठने का उसे अधिकार नहीं। और आज भी जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो कि मूंछ नहीं रख सकते, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। तो ये क्या है, इन लोगों को जाति कैसे अच्छी लगेगी? तो ये क्या करते हैं फिर कि इनमें से जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी राजपूत बने, हम भी क्षत्रिय बने, हम क्या कम हैं। तो वो इस तरह से उनके अंदर जो हीन भावना है उसको निकालने के लिए वो ऊपर बढ़ना चाहते हैं। कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, फिर कोई क्षत्रिय बनना चाहता है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यही दिलचस्प जानकारी रखता हूँ कि देखिए हमारे कुछ राजे महाराजे हुए शूद्र वर्ण से, तो उन्होंने जो है अपने जो भी था अपनी अस्मिता को बनाए रखा। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंतर्गत हमें जो इन्होंने पदवी दे दी शूद्र की या जो जिस जाति की, वो ठीक है। हम क्यों जो है दूसरे को जो है अपना बाप कहें, क्यों हम क्षत्रिय बने, क्यों हम दूसरों की जाति को स्वीकार करें? हमको चाहिए कि हम अपनी जाति का ही गौरव बढ़ाएं जिसमें है। हमारा शूद्र वर्ण क्या कम है, हम भी राजा महाराजा हैं। तो उन लोगों में ये स्वाभिमान रहा, लेकिन उनके ही कुछ बंधु थे, सजाती बंधु, उन्होंने क्या किया, वो अपने जो है छद्म रूप से अपने को राजपूत, अपने को क्षत्रिय बनने लगे। तो ऐसी ही जो है जानकारी आज मैं आपको देता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कुछ राजे महाराजे हैं जिन्होंने कि अपनी अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और कतई जो है दूसरी जाति को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके ही कुछ सजाती बंधु जो है दूसरी जातियों में
चले गए और उसको अपनाने में और या उसको कहलाने में क्षत्रिय राजपूत अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगे। तो देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं और आपसे निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को आप पूरा देखें, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, 1000 ईस्वी के बाद कुछ राजाओं का नाम राजपूत सूचक जाति या क्षत्रिय सूचक जैसी जाति के रूप में वर्ण व्यवस्था में मिलना शुरू हुआ। कब से? 1000 ईस्वी के बाद कुछ राजाओं का नाम राजपूत सूचक या क्षत्रिय सूचक जैसी जाति के रूप में वर्ण व्यवस्था में मिलना शुरू हुआ। लेकिन इसमें कुछ शासक ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने दूसरे राजाओं के साथ अपनी बेटी रोटी या कुछ अन्य सामाजिक संबंध तो बनाए, किंतु अपने आप को उस राजपूत जाति और क्षत्रिय वर्ण से दूर रखा। देखिए, उन्होंने शादियां तो की, राजपूत राजाओं में की, क्षत्रियों में की, लेकिन उन्होंने अपने आप को राजपूत जाति और क्षत्रिय वर्ण से दूर रखा। बाद में इनके कुछ उत्तराधिकारी या वंशजों ने अपनी अमीरी और सत्ता सुख के कारण, क्योंकि अमीर हो गए और सत्ता सुख भी भोग रहे थे, तो क्या हुआ, रास्ता भटक कर अपने मूल पारिवारिक आधार को छोड़ दिया और अपने आप को राजपूत संबोधित करवाने लगे। SC, ST, OBC, आज के आदिवासी, ये जो है क्या है, इस तरह की अपनी जात बदलने की प्रयास करते रहे, चेष्टा में लगे रहे। तो राजपूत और देखिए, राजपूत जाति और क्षत्रिय वर्ण से दूर रहने वाले, यद्यपि उनका जो है राजपूतों में रोटी बेटी का संबंध रहा, फिर भी वो अपनी ही जाति में स्थिर रहे। उन्होंने जो है कभी प्रयास नहीं किया कि हमको राजपूत कहा जाए या क्षत्रिय कहा जाए। देखिए, पहले राजा थे इस तरह के, राजा आला की शादी नैनागढ़ उत्तराखंड के राजा राधोमच्छ की बेटी राजकुमारी सोनवती यानी सुनवा के साथ हुई थी। राजा आला की माँ 2 बहनें थी, एक का नाम दिवला और दूसरी का नाम मलना था। दिवला का पुत्र आला और मलना के पुत्र का नाम ब्रह्मजीत था। ब्रह्मजीत की शादी राजा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? देखिए, पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला के साथ हुई थी। किसकी शादी? ब्रह्मजीत की। ब्रह्मजीत था आला और मलना के पुत्र का नाम। राजा आला ने ही मेहर मंदिर की स्थापना की थी। मेहर मंदिर किसने बनवाया? राजा आला ने। सबसे बड़ी बात है कि राजा आला चंदेल वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से संबंध रखते थे? चंदेल वंश से, जिसने कि हमारे यहाँ काफ़ी शासन किया, चंदेल वंश ने। आगे चलकर कुछ चंदेल वंशियों ने अपने आप को राजपूत कहलाने में गर्व महसूस किया, लेकिन राजा आला ने अपने आप को सिर्फ राजा या चंदेल वंश तक ही सीमित रखा। आज भी राजा आला का वीर रस यानी विरहा पूरे चंदेल शासन के क्षेत्र या महोबा या बुंदेलखंड की सीमा में प्रसिद्ध है। आज अधिकतर चंदेल वंशी राजा आला के वंशज मुख्य रूप से बनाफर और दुसाध के नाम से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। ये तो रही देखिए आला की कहानी। आला ने जो है बिल्कुल भी चंदेल वंश को ही स्वीकार किया और उन्होंने राजा कहलाना ही पसंद किया, किंतु उन्होंने अपने को राजपूत या क्षत्रिय कहलवाने में कोई गर्व महसूस नहीं किया। लेकिन उनके जो कुछ अन्य जो चंदेल वंशी राजा थे, वो जो है अपने को राजपूत और क्षत्रिय कहलवाने में गर्व महसूस करते थे। और आज जो है चंदेल वंश राजा के, जो चंदेल वंशी राजा आला के जो वंशज हैं, वो बनाफर कहलाते हैं और दुसाध के नाम से भी, जो बिहार में दुसाध जाति है और जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, वो आला के ही वंशज है। राजा लखुजी जाधव दूसरे राजा हैं, राजा लखुजी जाधव। राजा लखुजी जाधव जी महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र के राजा हुए और उनकी पुत्री जीजाबाई, कौन? शिवाजी की माताजी जीजाबाई किसकी पुत्री थी? के लखुजी जाधव जी महाराज। ये लखुजी जाधव जी की पुत्री थी जीजाबाई जी, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के क्षेत्र के राजा थे।
और उनकी शादी जो है, जीजाबाई की शादी राजे भोंसले से हुई और बाद में जीजाबाई को राजमाता की उपाधि मिली। उन्हीं के घर में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जो आगे चलकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुगलों और ब्राह्मणों से सामाजिकता की रक्षा हेतु लंबी लड़ाई लड़ा और सामाजिक समानता का झंडा ऊंचा किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज। और देखिए, उनके लिए ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित कर दिया, उनको क्षत्रिय माना ही नहीं और कह दिया गया कि आपका तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक हो ही नहीं सकता राज्याभिषेक। फिर उनको जो है गागा भट्ट को बुलाया था, जो भट्ट ब्राह्मण थे, उनको भी करोड़ों रुपए दिए, तब जा करके पैर के अंगूठे से फिर भी तिलक किया था। यही कारण था कि ये जाति जो है, देखिए किसी को कितना सम्मान देती है और किसी को अपमान देती है, और इसीलिए नीचे वाले लोग जो हैं ऊपर भागने के प्रयास में रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद नहीं किया, छत्री शिवाजी ने। लेकिन उन्होंने अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मराठा क्षत्रप कहलाए और अपने आप को कृषक कर्मी यानी कुर्मी कुणवी समाज से जोड़ के रखा। और उनके उत्तराधिकारी और वंशज आज के समय में भी कृषक कर्मी यानी कुर्मी और कुड़वी के नाम से जाने जाते हैं और उनसे अपने आप को जोड़कर रखे हुए हैं। अब देखो, तीसरे राजा हैं ऐसे सुहेलदेव। सुहेलदेव जो है 995 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राजा सुहेलदेव श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के राजा थे। उनके पिताजी का नाम राजा मोरध्वज था। राजा सुहेलदेव के दो भाई थे, एक स्वयं सुहेलदेव और दूसरे मलेहदेव। मलेहदेव ने ही आगे चलकर लखनऊ के पास अपने नाम से मलिहाबाद तहसील की स्थापना की। ये आपको पता होगा शायद दोस्तों कि ये जो मलिहाबाद तहसील है, ये मलेहदेव जो कि राजा सुहेलदेव के भाई थे, उन्होंने ही स्थापित की थी मलिहाबाद तहसील। इन्होंने राजधर्म को निभाने के बाद भी अपने आप को राजपूत जैसे शब्द से, यद्यपि राजा थे, राजवंशी थे, लेकिन फिर भी अपने को राजपूत शब्द से अलग रखा। मुस्लिम आताताई महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में लूट मचाई थी। उसका भांजा सलार मसूद गजनी था, जिसने पूरे पश्चिमी भारत के राजा महाराजाओं को पराजित करते हुए हिंदू महिलाओं के साथ हत्या और बलात्कार जैसे नीच काम करते हुए रास्ते में सारे पूजा स्थलों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। कौन? सुहेलदेव ने उसे रोका। किसको? मसूद गजनी को। और मसूद गजनी के साथ अपना राजधर्म निभाते हुए आताताई मसूद को 14 जून 1033 ईस्वी को मार गिराया, जिसका प्रमाण आज भी आपको बहराइच के पास देखने को मिल जाएगा। आगे तुगलक वंश ने मसूद के दफनाए हुए जगह को इस्लाम का प्रचारक और विस्तारक की उपाधि देकर उस जगह को गाजी बाबा की मजार का नाम दे दिया। ये बहराइच जिले में है दोस्तों, बहराइच के पास क्या गाजी बाबा की मजार। आज भी मेला लगता है। राजा सुहेलदेव 15 जून 1033 ईस्वी की सुबह मसूद गजनी के नज़दीकी इब्राहिम बारा हजारी के हाथों मारे गए। कब मारे गए? 15 जून 1033 ईस्वी की सुबह मसूद गजनी के नज़दीकी इब्राहिम बारा हजारी के हाथों मारे गए। राजा सुहेलदेव और मसूद गजनी की लड़ाई में राजा सुहेलदेव के नज़दीकी रिश्तेदार कन्नौज के राजा चंद्रदेव ने भी साथ दिया था, जो बाद के समय में नेपाल की तराई में जाकर बस गए। राजा चंद्रदेव के वंशजों ने बाद में अपने आप को राठौर राजपूत के रूप में स्थापित किया। देखिए, जो इनके कन्नौज के राजा थे चंद्रदेव, उन्होंने क्या किया, अपने को, उनके जो वंशज थे चंद्रदेव के, उन्होंने अपने को राठौर राजपूत के रूप में स्थापित किया। आगे चलकर वीर शिरोमणि सुहेलदेव जी के वंशजों ने भी दो भागों में बंटकर अपनी पहचान बनाई। राजा सुहेलदेव जी के भी वंशज थे, वो दो भागों में विभक्त हो गए। एक प्रकार के सच्चे अनुयायी सुहेलदेव जी ने बंसी पासी समाज को अंगीकार किया। यानी ये किस समाज से थे? ये किस समाज से थे? पासी समाज से। और श्रोमण सुहेलदेव जी को पासी समाज का नायक बनाकर रखा। पासी शब्द फौसी से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ पंजे
और असी, पासी यानी पासे पंजा, असे असी, असी माने तलवार और पंजे पासे पंजा, लेकिन यानी पंजे में हाथ में तलवार, ये शौर्य का प्रतीक था ये नाम पासी। लेकिन आज ये सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से पंजा से आधारित काम करने लगे और पिछड़ते चले गए। वो अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं पासी समाज। दूसरे प्रकार के अनुयायी सुहेलदेव जी से अलग होकर क्या बन गए? बैस राजपूत बन गए। क्या हो गए? बैस राजपूत। तो अब आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, कुछ तो पासी समाज में ही रहे और सुहेलदेव जी खुद जो है पासी समाज को ही अपना मानते थे, लेकिन ये कुछ लोग जो है इनके ही वंशज यानी अनुसूचित जाति पासी में न रहकर क्या बन गए हैं? बैस राजपूत। आगे के हैं देखिए दोस्तों, सिंधिया राजवंश, जिसका नाम आपने सुना होगा, माधवराव सिंधिया, राजमाता सिंधिया। तो ये सिंधिया साम्राज्य जो वो सिंधिया राजवंश जो है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि देखिए सिंधिया राजवंश को महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले के ग्राम कनेरखड़ के रहने वाले पटेल यानी पाटिल समाज के जनकोजी राव सिंधिया का बेटा राणोजी सिंधिया ने स्थापित किया था। ये किसका समाज था? पाटिल समाज यानी पटेल समाज। महाराष्ट्र प्रदेश में था, सतारा जिले के ग्राम कनेरखड़ के रहने वाले थे जनकोजी राव सिंधिया, उनके बेटे राणोजी सिंधिया ने ये जो है सिंधिया राजवंश स्थापित किया। इनके पूर्वज गुजरात के पटेल थे जो समय के साथ महाराष्ट्र के सतारा जिले में जाकर बस गए थे। उनके उत्तराधिकारियों में राणोजी, इन्हीं में जो है सिंधिया राजवंश में देखिए राणोजी, जयजी राव, ज्योतिबा राव, दत्तजी राव, जानकोजी राव, महादजी राव और दौलत राव सिंधिया शामिल थे। इन्होंने 1731 ईस्वी में उज्जैन में अपनी राजधानी को स्थापित किया। सिंधिया राज्य ग्वालियर में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन गया था। दौलत राव सिंधिया ने कई राज्यों पर प्रभाव कायम किया और उत्तर भारत के कई राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। 1818 ईस्वी के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों से दौलत राव सिंधिया हार गए। दौलत राव सिंधिया ने ब्रिटिश भारत के भीतर एक रियासत के रूप में स्थानीय स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। किसने? दौलत राव सिंधिया ने ब्रिटिश भारत की स्वायत्तता को यानी दासता को स्वीकार कर लिया। दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद इनकी महारानी बैजाबाई ने रियासत को संभाला। दौलत राव सिंधिया को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने सातारा जिले के पास में अपने पाटिल परिवार से एक बच्चा गोद ले लिया जिसका नाम जानकोजी राव रखा। दौलत राव सिंधिया का गोद लिया हुआ यह बच्चा जानकोजी राव जब बड़ा हुआ तो उसने राज्य का कार्यभार संभाला। यह दत्तक पुत्र था जानकोजी राव। जानकोजी की 1843 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ताराबाई राजे सिंधिया ने सफलतापूर्वक रियासत की स्थिति को बनाए रखा। जानकोजी और ताराबाई राजे सिंधिया को भी कोई बेटा नहीं था, फलस्वरूप उन्होंने भी सातारा जिले के पास में अपने पाटिल परिवार से एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम जीवाजी राव सिंधिया रखा। उनके बाद में जीवाजी राव सिंधिया ने गद्दी संभाली। जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी का नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया था। जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजय राजे सिंधिया ने अपने आप को शुद्ध रूप से राजपूत के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहलाना शुरू कर दिया कि हम राजपूत हैं, पटेल नहीं। पटेल थे ये सब, आप देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या अपने को राजपूत नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और अपने होने वाले बच्चों को भी राजपूतों में शादी करना शुरू कर दिया। और आज आपके सामने है, जब 1947 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया तब महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने भारत सरकार की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। जब कब 1947 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया तब महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने भारत सरकार की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। तब ग्वालियर को अन्य रियासतों के साथ मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। जीवाजी राव ने 28 मई 1948 ईस्वी से 31 अक्टूबर 1956 ईस्वी तक राज प्रमुख नियुक्त राज्यपाल के रूप में कार्य किया। देखिए
1962 में राजमाता विजयराजे सिंधिया ने महाराज जीवाजीराव की विधवा के रूप में चुनावी राजनीति में परिवार के कैरियर की शुरुआत की और लोकसभा के लिए चुनी गई। कब? 1962 में। कौन? राजमाता विजयराजे सिंधिया। ठीक है, ये जो है क्या है, लोकसभा के लिए चुनी गई। वह पहले कांग्रेस पार्टी की सदस्य थीं और बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य बन गईं। जीवाजीराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया के उत्तराधिकारी पुत्र पुत्रियां उषा राजे, माधवराव, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे हुए। आज ये अपने आप को शुद्ध जाट वर्सेस जाट और राजपूत वंश का मानते हैं। आज ये अपने आप को शुद्ध जाट राजपूत वंश का मानते हैं, जबकि सत्यता कुछ अलग ही है और आप सब जानते हैं। 1500 ईस्वी के बाद भारत में सभी राजाओं और राज परिवारों की स्थिति लगभग ऐसी ही थी। अब मैं दोस्तों चलते चलते आपको आदिवासी राजाओं के बारे में भी बता देता हूँ कि आदिवासी जो राजा थे वो भी बहुत बड़ी मात्रा में शासन करते रहे, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों ने अपनी जाति को छोड़ा, देखिए, और ऊंची जाति को यानी क्षत्रिय आदि राजपूत जाति को अपनाना प्रारंभ किया। देखिए, सन 1812-13 में फ्रांसिस बुकानन दक्षिण बिहार आया। कौन? फ्रांसिस बुकानन कब आया? सन 1812-13 में। कहाँ आया? दक्षिण बिहार में। स्मारकों को देखा उसने, अभिलेखों को पढ़ा और दांतों तले उंगली दबाते हुए लिखा कि पूरे मगध तथा कीकट में कभी चेरों खरवारों का विशाल आदिवासी साम्राज्य था। किसका पूरे मगध में और कीकट में किसका साम्राज्य था? चेरों का, खरवारों का। ये कौन थे? आदिवासी, इनका साम्राज्य था। इतिहास ग्रंथों में कहाँ है चेरों और खरवारों का विशाल आदिवासी साम्राज्य? इतिहास ग्रंथों में कहाँ है चेरों खरवारों का विशाल आदिवासी साम्राज्य? आपने तो चेरों खरवारों को चेला, दास और नौकर बना रखा है। जंगल पहाड़ में दाने दाने को मोहताज, दर दर भटकते वही चेरों खरवार, जिनके पुरखों के साम्राज्य की अमर गाथा कैमूर की पहाड़ी पर जगह जगह अंकित है। वे कभी रोहतासगढ़ किले के शासक थे। वही रोहतासगढ़ जिसका घेरा 28 मील तक फैला है और जिसमें कुल 83 दरवाजे हैं। फ्रांसिस बुकानन ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहाबाद 1812-13 में बड़े गर्व के साथ तुतला भवानी, तारा चंडी, फुलवारी में स्थित आदिवासी राजाओं के शिलालेखों का जिक्र किया है। फ्रांसिस बुकानन ने प्राचीन काल के आदिवासी राजा फुदी चंद्र के बखान में कई पन्ने लिखे हैं और फिर बांधू घाट अभिलेख को पढ़कर 11 आदिवासी राजाओं की सूची प्रस्तुत की है। कितने राजाओं की? 11 आदिवासी राजाओं की सूची प्रस्तुत की है। किसने? फ्रांसिस बुकानन ने। एक से एक बढ़कर एक आदिवासी राजा प्रताप धवल, विक्रम धवल से लेकर महानृपत उदय चंद्र तक थे। महानृपत जपिल प्रताप धवल 1162 ईस्वी ने तो अकेले 21 सालों तक शासन किया और झारखंड का जपला इसी प्रतापी राजा जपिल के नाम से मशहूर हुआ। किला चुनारगढ़ से लेकर गिद्धौर तक, पाल काल से लेकर मध्यकाल तक न जाने कितने इस क्षेत्र में आदिवासी साम्राज्यों के निशान हैं। सासाराम, रोहतासगढ़, शेरगढ़, गुप्ता धाम, देव मार्कंडे, गढ़हनीगढ़, लेकिन आज सभी के सभी आदिवासी कुल के राजा स्वयंभू राजपूत हो गए और उनके कुल भाई रह गए आदिवासी के आदिवासी। देखिए, मैंने इतने आपको शासक बताए, इतनी जगहों के नाम बताए, लेकिन क्या हुआ कि आपने देखा कि सभी के सभी जो आदिवासी कुल के राजा थे वो आदिवासी न रहकर क्या बन गए? स्वयंभू राजपूत। और जो उनके बेचारे भाई थे वो आज भी आदिवासी के आदिवासी ही हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ राज परिवारों ने अपने पूर्वजों के नाम को अपने साथ बनाए रखा, अपना जो जाति का नाम था उसी पर वो स्थिर रहे, और कुछ राज परिवारों ने स्वार्थवश
और अपने झूठे बड़प्पन हेतु अपने पूर्वजों के सामाजिक स्तर को छोड़कर अलग पहचान बना ली। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर कीजिए। तो यदि आप मानते हैं कि मेरा प्रयास जो है इस देश की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंड, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ जो है ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और तमाम जो है प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अगर मैं ऐसी जानकारी देता हूं जो कि आपके हित में है, समाज के हित में, देश के हित में है, तो आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आप इस मिशन में हमारा सहयोग करें और लाइक और कमेंट करके बताते रहें कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।